रामगढ़िया जी बाबा विश्वकर्मा कामगार यूनियन के प्रधान हैं और काफ़ी लंबे समय से ये जो इस यूनियन को चला रहे हैं। तो जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बलकार जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जर्नैल जी। तो सर जिस तरह बात करूं पहले मेरे सवाल को लेकर, मजदूर कापी जो है उनके जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर बनाई जा रही है, लेकिन जो वहाँ से सरकार से अप्रूवल नहीं मिल रही, इसका क्या कारण है? दूसरे अगर छोटी छोटी दिक्कतें देखें, कभी तो ये कह देते हैं जी फैमिली आईडी में आप ऐसे करो, कंस्ट्रक्शन वर्कर करवा के ले आओ, आपकी इनकम ज़्यादा होगी, इनकम कम करो। इसको आप किस नज़रिए से देखते हो, क्या कहना चाहोगे? मजदूर कापियों को लेकर पिछले लगभग 1.5-2 साल से ज़्यादा समय हो गया। पहले तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के चक्कर में उलझाए रखा मजदूरों को। ये आप ऑफलाइन कराने जाते थे तो कहते थे ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन होता नहीं था, फिर दफ्तरों के चक्कर इधर उधर काटते रहे। वो ऑनलाइन साइट ठीक हुई, थोड़ा काम चला, बीच में 5-6 महीने चला, तो फिर इन्होंने फैमिली आईडी लाकर मजदूरों के ऊपर थोप दी। वो फैमिली आईडी में इतनी बड़ी गलतियाँ मास्टरों के द्वारा बनाई गई हैं। स्कूलों में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेगी, किसी का नाम गलत कर दिया, किसी के बाप का नाम गलत कर दिया, किसी का काम गलत दिखा दिया, किसी का उन्होंने इनकम ज़्यादा दिखा दी। अब मैं समझ नहीं आता, सरकार इस बात का मुझे जवाब दे कि फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र तक तो ठीक है, लेकिन फैमिली आईडी इनकम प्रूफ थोड़ी ना हो सकता है। फैमिली आईडी आपका जाति प्रमाण पत्र थोड़ी ना हो सकता है। फैमिली आपके काम करने का वर्क स्टेटस का सबूत थोड़ी ना हो सकता है। सिरसा में एक मामला आया है मेरे सामने, वहाँ पे क्या किया जर्नैल जी, एक जिंदा आदमी को गलती से फैमिली आईडी में मुर्दा दिखा दिया गया। तो मुर्दा दिखाने के बाद वो बेचारा कार्यालय को चक्कर काट रहा है, सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, फैमिली आईडी चल नहीं रही है साइट। तो दफ्तर वाले पता क्या कहते हैं, अभी 1.5-2 महीने लगेंगे, सॉफ्टवेयर चलेगा, फिर आपको जिंदा करेंगे भाई, तब तक तुम मुर्दा घूमो। ऐसे हालात तो हो रहे हैं। और दूसरी बात, दुष्यंत चौटाला जी हमारे एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लेके आए हैं। उसका मजदूर को फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान उल्टा और करके रख दिया। अब इनसे वो सॉफ्टवेयर ठीक ही नहीं हो रहा। पिछले 1.5 महीने से मजदूरों के कापियों पर आपत्तियां उठाई जा रही हैं, ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। वो उनको रिप्लाई देने का ऑप्शन नहीं आ रहा। हम कहाँ पे जवाब दें, रिप्लाई दें? एक ही काम के लिए 10-10 बार उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं। फिर साइकिल टूल किट का फार्म भरा, उसमें एक वर्क स्लिप होती है जर्नैल जी, उसमें 90 दिनों का वर्क प्रमाण पत्र देना होता है। उसको पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी वगैरह जो सारे वेरीफाई करते हैं। पहले वो यूनियन करा करती थी, अब वो पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी जो सरकारी अधिकारी हैं उनके पास पावर आ चुकी हैं। तो क्या करते हैं, जैसे एक बंदे ने 2 स्कीमों के फार्म भरे, साइकिल और टूल किट के। साइकिल के पैसे तो डाल दिए गए उसी वर्क स्लिप पे, और टूल किट के रोक दिए गए, आपकी वर्क स्लिप गलत है। बताओ, फिर इसका मतलब जिस बंदे ने पहले साइकिल के पैसे डाले हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसने गलत किया है। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां मजदूरों को आ रही हैं। मजदूर परेशान है, लाचार हैं। सरकार को मेरा निवेदन है कि सरकार इन चीज़ों पर सुध ले, मजदूरों की परेशानियों का समाधान करे जो ग्राउंड लेवल पे हैं। ऊपर एसी में बैठकर कानून बनाने से कुछ नहीं होता। पहले ग्राउंड लेवल पर जिनके लिए आप कोई कानून, कोई नया नियम लेके आ रहे हो, उनको क्या सुविधा मिलेगी? आप कृपया मुझे बता दें, फैमिली आईडी बनाने से मजदूर को क्या सुविधा मिली? आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से मजदूर का क्या फ़ायदा हुआ? और मजदूरों को अलग करके आपने ज़रूर रख दिया है ताकि मजदूर प्रदर्शन ना कर पाएँ, मजदूर एक जगह मतलब इकट्ठे ना होए। और सबसे बड़ी बात, यूनियन बनाने का तो यही मकसद था कि ये जो असंगठित मजदूर हैं, जो 2-4 इधर कोठी में काम कर रहे हैं, 2-4 इधर पेंट कर रहे हैं, उनको संगठित किया जाए। असंगठित का मतलब ये होता है कि इक्का दुक्का कहीं कहीं से जो आते हैं, और वो बलकार सिंह जी इतने सक्षम नहीं होते कि वो सारा काम ऑनलाइन करवा लें। अब भी गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जो जानते ही नहीं है, न किसी के पास मोबाइल है। अब किसी का OTP नंबर किसी पड़ोसी के नंबर पर दे दिया, उसने एक बार तो मिला के कर लिया उस पर काम, दोबारा कोई मैसेज आता है तो उसको मिलता ही नहीं है। वो यूनियन का काम इतना था, उसके घर तक सारी सुविधाएं पहुंचती थी, लेकिन यूनियन को कट करके सीधा चंडीगढ़ से जोड़ दिया। अब जिला प्रशासन वाले भी कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर सीधा अगर मजदूर चंडीगढ़ से काम करवाने में सक्षम हो गया लगता है,
अगर सरकार चाहती है या सरकार ये समझ बैठी है कि सीधा मजदूर चंडीगढ़ वालों से संपर्क करके अपनी मांग मनवा लेगा या अपने अधिकार के प्रति वो कुछ हासिल कर लेगा, मुझे नहीं लगता इसका कोई बेनिफिट मिलेगा। बलकार जी, जिस तरह एक केस हमारे सामने आया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वर्क स्लिप उसकी ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करके स्कैन करके चढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जो विभाग की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर मैं बात करूं तो लेबर डिपार्टमेंट वालों ने उसकी जो, आप जिस तरह भी इसकी कॉपी ओपन करते हो, उसकी मेल पर मेल भेजी कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट वेरीफाइड, इट इज़ नॉट क्लियरफाइड। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? वही तो है ना, वो मैं 2020 फरवरी की बात करता हूँ। डॉक्यूमेंट उसके साफ दिखाई दे रहे हैं, वर्क स्लिप उसकी ठीक है। उस पर क्या किया इन्होंने मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, उन पर इन्होंने एक मतलब कॉपी पेस्ट चलाया, एक कमेंट टाइप कर लिया। कमेंट टाइप करके पूरे हरियाणा में लाखों लोगों को, हजारों में नहीं, लाखों लोगों को वो मैसेज एक ही बार कमांड दे दी कंप्यूटर से, सबके वो छप गया एक ही कमांड से। मजदूरों के पास उसका मैसेज नहीं गया। मजदूरों ने ये सोच लिया अभी मैंने दे दिया, साल बाद रीनू करवानी है, साल बाद मैं जाऊंगा दफ्तर में रीनू करवा लूँगा। तो वो ऑब्जेक्शन का मैसेज नहीं गया, उसने पैरवाई नहीं करी। उसके 2-3 महीने, 4 महीने, किसी के 3 महीने बाद उन पर लिख के दे दिया, आपने जो सेटिस्फाई उत्तर नहीं दिया इसलिए आपकी कॉपी रद्द कर दी है। कॉपी रद्द कर दी है मतलब, मेरे ज़िले की बात करूं तो 30 से 32 हज़ार कॉपी काटी गई है। 30 से 32 हज़ार मतलब एक ज़िले में काटी गई है, तो 22 ज़िले हैं, 5-6 लाख कॉपी काटी गई हैं। ऐसा नहीं है जो सिरसा में हाल है वो दूसरे ज़िलों में नहीं है, ये दूसरे ज़िले से आए बैठे हैं हमारे पास। तो करोड़ों रुपए तो सरकार ने इकट्ठा कर लिए जर्नैल जी। एक बंदे की 105 रुपये फीस भरी जाती है जो सरकार को जाती है जब नई कॉपी बनाता है। कुछ तो बैंक खर्चा कट जाता है, 85 रुपये सरकार की फीस है। तो आप ये मान के चलो 105 को 6-7 लाख लोगों से गुणा करो, कितने करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठा कर लिए। जब देंगे तब देंगे। अब सेटिस्फाई एक अधिकारी है वो ये लिख दे सेटिस्फाई, आई एम नॉट सेटिस्फाई, बट वाई यार, मतलब आपको ये लिख के सकते हो भी आपका आधार कार्ड ठीक नहीं है, आपका वोटर कार्ड ठीक नहीं है, आपका राशन कार्ड ठीक नहीं है, आपकी फैमिली आईडी ठीक नहीं है। उसका रीजन लिखने के बाद लिखते हो भी आप, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपके आधार कार्ड से, आपका आधार कार्ड गलत। ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं भी आपका गलत क्या है। आई एम नॉट सेटिस्फाई का मतलब क्या हो गया यार? आप एक सरकार के बॉन्डेड ऑफिसर हो, पब्लिक फिगर में काम करते हो, तो आप ऐसा कैसे लिख सकते हो? सीधा लिख दिया। लेकिन क्या है, मजदूर संगठित नहीं है, जिसका ये फायदा उठा रहे हैं जर्नैल जी। जिस दिन मजदूर संगठित हो गया इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये मैं बार बार कई बार पंचायत, मजदूर पंचायत सिरसा कार्यालय के बाहर कर चुका हूँ। सॉफ्टवेयर जो बनाया इन्होंने उसके पीछे भी यही राजनीति है। मान लो मैंने 10 बंदों के फार्म भर दिए, किसी का करनाल चला गया, किसी का कुरुक्षेत्र चला गया, किसी का कैंथल में चला गया, किसी का पानीपत में चला गया, तो सिरसा वाला बंदा पानीपत थोड़ी अपनी गलती को दुरुस्त कराने जा पाएगा। जहाँ अफसर ने गलत कर दिया उसको कह देगा भी भाई तूने गलत किया, इसको ठीक कर। तो वही है ना, मगर वो 10 मजदूर सिरसा के इकट्ठे होकर ऑफिस के बाहर जाते थे। हम पहले सिरसा वालों से बात करते थे भी आपने गलत किया, इसको ठीक करो, तो वो करते भी थे। अब पानीपत सोनीपत ना तो कोई यूनियन जा सकती है, अलग अलग जिलों में कौन कौन जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मजदूर जो है वो संगठित ना हो पाए। बलकार जी, अगला सवाल अगर मैं पूछूं आपसे तो बीपीएल कार्ड और ये जो है ये गुलाबी कार्ड को लेकर जो सरसों का तेल है वो बंद कर दिया गया है। और जब पत्रकार साथियों की फूड सप्लाई दफ्तर में वहाँ बात हुई तो उन्होंने बताया कि सरकार ने अब की बार तेल की जो है खरीद नहीं की है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हो, क्या कहना चाहोगे? जर्नैल जी, ये मामला भी अगर बात करें तो ये मामला भी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ता है ये मामला? जो पूरी देश की सरसों सी अंडानी, अंबानी और बाबा लाला रामदेव, बाबा रामदेव तो कह नहीं सकते उसको, लाला रामदेव है जो व्यापारी है, उन तीनों ने खरीद ली। अब पूरी सरसों पर उनका कब्जा हो चुका है, इसलिए उन्होंने मनमर्जी के दाम, जो तेल आज से 3-4 महीने पहले 70-80 रुपये लीटर होता था, 5-6 महीने पहले सरसों आने से पहले, वो आज 150-200 रुपये लीटर हो रहा है। 370 रुपये की 2 लीटर की बोतल आती है, कल ही लेके आया हूँ अपने घर पे। अब 370 रुपये की लीटर बोतल है,
सरकार ने क्या किया, सरकार ने सरसों खरीदी नहीं तो तेल कहाँ से देंगे भाई। पहले खरीद लेते थे, सस्ती पड़ती थी, उसका तेल निकाल के मजदूरों को दे दिया जाता था, बीपीएल कार्ड धारकों को। अब क्या है, उनके पास सरसों नहीं है तो उन्होंने क्या किया, 250 रुपये हम आपके खाते में डालेंगे। 250 की पहली शर्त तो ये है, अभी फैमिली आईडी के साथ खाता लिंक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का आपको भी पता है खाता ठीक नहीं है या खाता चालू नहीं है, या मजदूरों, ज़्यादातर मजदूरों का उनको बैंक से लेना देना बहुत कम पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते वो बैंक में निकलवाने जाए, जमा करवाने जाए। वो तो 2-2 साल बैंक नहीं जाते मजदूर लोग। तो 250 रुपये उसके खाते में डाला जाएगा, लेकिन आधे के डाला जाएगा, आधे फिर रह जाएंगे। वो इसलिए रह जाएंगे क्योंकि उनके खाते फैमिली आईडी से अटैच नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा आधार कार्ड से लिंक करवा लो, हम आधार कार्ड के माध्यम से डालेंगे। अब कह रहे हैं फैमिली आईडी के माध्यम से डालेंगे, कल को कोई और आईडी लगाकर उसमें डालेंगे। क्या पखंड है भाई ये। आप आधार कार्ड, मैंने पीछे पढ़ा था, वेबसाइट पे पढ़ा, शायद आज भी पढ़ा हो इनके भी, आधार कार्ड डुप्लीकेट बन गए हैं जी, इसलिए हमें फैमिली आईडी लाने की ज़रूरत पड़ी। अब यार शर्म आनी चाहिए, आपके राज्य में डुप्लीकेट आधार कार्ड बन रहे हैं तो जिम्मेवार कौन है भाई? इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। अगर डुप्लीकेट आधार कार्ड किसी ने बनाया तो उसको पकड़ के जेल में डालो। मेरा मानना है डुप्लीकेट आधार कार्ड बन ही नहीं सकता। कैसे बन जाएगा? आपकी आंख का निशान है, स्कैनिंग होनी है, आपकी फिंगरप्रिंट है, बाकी सारी चीज़ें तो बंदा बदल सकता है। फिंगरप्रिंट जर्नैल सिंह के मैं कहाँ से लेके आऊँगा भाई? आई स्कैनिंग में कहाँ से ले लूँगा जर्नैल सिंह की? तो ये सारे दावे जो हैं, एक गलती को छिपाने के लिए सरकार दूसरी गलती कर रही है। खोखले हैं सारे और बेबुनियाद हैं। अब आते हैं 250 रुपये पे। 250 रुपये आधे लोगों को मिलेगा, आधे को नहीं मिलेगा, जो कि ऐसा हो चुका है। हमारे दर्शक जो कमेंट करके इस बात की पुष्टि कर दें जिन जिन को पैसे नहीं मिले हैं। कौन मजदूर ऐसा है जो अपनी 250-300 रुपये, 300 रुपये तो कम से कम दिहाड़ी है, 300 रुपये की दिहाड़ी छोड़कर 250 रुपये लेने बैंक जाएगा भाई? उसका नुकसान होगा। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मजदूरों में, गांव में 5-4 केस हर गांव में मिल जाएंगे आपको, जो बंदे हैं घर के मुखिया हैं, वो शराब के आदी हैं, उनको सुबह शाम बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, बच्चे भूखे हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, उनको अपनी शराब से मतलब है। अब मुखिया के खाते में 250 रुपये डाल दिए, तो वो जो मुखिया है वो नशे का आदी है, दारू पीता है, तो भाई वो बच्चों के लिए तेल लेने नहीं जाएगा किराने की दुकान पर, वो ठेके पर जाएगा। 250 लेकर अपनी बोतल अपने पेट की पूर्ति कर लेगा, बच्चे चाहे भूखे हैं। 2 लीटर तेल से किसी घर में 20 दिन निकल जाते हैं, किसी में 15 तो निकलते ही हैं। तो कम से कम उस मजदूर आदमी के बच्चे डंक का तड़का लगाकर खाना तो खा सकते थे ना, वो बच्चे तो भूखे नहीं थे ना। तो अब सरकार ने मतलब उनको और कगार पर खड़ा कर दिया भूखे मरने की। आप दे रहे हो या छीन रहे हो, ये बात क्लियर करे सरकार। मुझे ऐसा लगता है फैमिली आईडी के माध्यम से योजनाएं छीनी जा रही हैं, ना कि दी जा रही हैं। महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ने का कारण ही है। अब वो तेल है वो अपनी मनमर्जी से बेचेंगे, उन्होंने सरसों खरीद ली है जी। दूसरी बात, प्रधान जी आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, हमारे देश में पाम ऑयल जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया से खरीदा जाता है। क्यों भाई? हमारे देश में क्या ऐसी उपजाऊ भूमि नहीं है जिसमें सूरजमुखी हो जाए, जिसमें तिलहन हो जाए, जिसमें सरसों हो जाए, मूंगफली हो जाए? इतनी उपजाऊ भूमि हमारे यहाँ, उनसे कई 10 गुना ज़्यादा पैदावार हमारे देश में होती है। तिलहन और दलहन पर सरकार जोर दे, सब्सिडी दे, जैसा कि और देशों में है जी। तो किसान पूरे के पूरे भंडारण कर देंगे, क्योंकि इस देश का किसान कमज़ोर नहीं है। जी। लेकिन सरकार के पीछे इसकी कोई और मंशा है, या तो कोई कमीशन खोरी का मामला है, मैं बताता या हूं फिर किसान और मजदूर को कमज़ोर करना सरकार चाहती है। मुझे लगता है यही एक मंशा इसके पीछे हो सकती है। मैं मंशा की अगर बात करें, मैं बताता हूँ, क्लियर कट में बताता हूँ। मंशा ये है जी, जो मलेशिया और इंडोनेशिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो इनको इलेक्शन में फंड देती हैं, तो उनको फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में वो उनसे खरीदते हैं, महंगे भाव पर खरीदते हैं। तो उनके पीछे हमारे देश में, जब आपने जैसे कहा भी सब्सिडी दे, तेलों वाली फसलों पर सब्सिडी देते, किसान क्यों नहीं बीजेगा? किसान को एक बार सब्सिडी दे दो, उसको सही बीज दे दो, सही खाद दे दो सब्सिडी पर, वो तो भंडार इतने भर देगा कि दूसरे देशों को सप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात प्रधान जी, आप कृपया बताएं भी, जो हमारे देश में जो चीज़ पैदा नहीं होती उसको बाहर से मंगाना उचित है? जो चीज़ हमारे देश में पैदा हो सकती है उसको विदेश से इंपोर्ट करना कितना उचित है?